नमस्ते। आइए समझते हैं उन अदृश्य शक्तियों को जो लिटरली हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया को चला रही हैं। हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली के झटके महसूस किए हैं या बचपन में चुंबक से तो पक्का ही खेले होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं या फिर अंदर से एक ही हैं? चलिए विज्ञान के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बड़े सवाल पर गौर कीजिए। क्या प्रकाश, बिजली और चुंबकत्व ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं? सच कहूं तो यह एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे हम इंसान हजारों सालों तक पूरी तरह से मिस करते रहे। हमें लगता था कि बिजली तो बस आसमान से गिरने वाली चमक है और चुंबक का काम सिर्फ जहाजों को दिशा बताना है। लेकिन असलियत तो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी वैज्ञानिक मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। हम जल्दी से नजर डालेंगे ऑस्ट्रेट के ऐतिहासिक प्रयोग पर, फिर समझेंगे लॉरेंस बल का रहस्य, चालक तारों पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति के नियम और आखिर में बायो-सावर्ट नियम। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। पहला सेक्शन है ऑस्टेड का ऐतिहासिक प्रयोग। यहीं से इस पूरे रेवोल्यूशन की नींव रखी गई थी। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बताती है कि विज्ञान कैसे काम करता है। सोचिए, पूरे 2000 सालों तक, जी हां 2000 सालों तक हमें बिजली और चुंबक दोनों के बारे में पता तो था, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की चीजें मानते थे। फिर आई 1820 की गर्मियां और एक ऐसा हैप्पी एक्सीडेंट हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इसके बाद तो जैसे खोजों की झड़ी लग गई और फिर 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने आके इन नियमों को इस तरह जोड़ा कि साबित हो गया हमारी रोशनी यानी प्रकाश भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। 2000 साल का सन्नाटा और फिर अचानक से एक के बाद एक ब्लास्ट। ये जो वैज्ञानिक आप देख रहे हैं, ये हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। 1820 की उस गर्मियों वाली कहानी के हीरो यही हैं। ये अपनी क्लास में एक लेक्चर दे रहे थे, अपना एक नॉर्मल सा प्रयोग दिखा रहे थे और तभी उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब एक सीधे तार में से करंट पास होता है तो पास में रखी हुई चुंबकीय सुई यानी कंपास नीडल अचानक से हिलने लगती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने बिजली और चुंबक के बीच के रिश्ते को अपनी आंखों से देखा था। तो असल में ऑर्स्टेड ने क्या देखा? उन्होंने नोटिस किया कि वो चुंबकीय सुई तार के चारों तरफ एक अदृश्य घेरे की तरह अलाइन हो जाती है। सबसे मजेदार बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने करंट की दिशा उल्टी की, सुई भी घूमकर उल्टी दिशा में सेट हो गई। करंट बढ़ाने पर या सुई को तार के पास लाने पर वो और जोर से हिलने लगती और अगर तार के चारों तरफ लोहे का चूरा डाल देना तो वो एकदम परफेक्ट गोल चक्कर बना लेता है। इन सब बातों से बस एक ही कंक्लूजन निकलता है, गतिमान आवेश यानी बहता हुआ करंट अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, लॉरेंज बल का रहस्य। कनेक्शन तो हमें मिल गया, लेकिन अब इसके पीछे के गणित को समझते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ना, ये मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसे कहते हैं लॉरेंज बल। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई चार्ज ऐसी जगह पर चल रहा है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वही लॉरेंज बल है। H.A. लॉरेंज ने ढेरों प्रयोगों के बाद इसे एक फॉर्मूले F = Q × E + V वेक्टर क्रॉस B में पिरोया। आप साफ देख सकते हैं कि इस बल के दो हिस्से हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वाला। इस मैग्नेटिक फोर्स की ना कुछ बहुत ही अजीबोगरीब खासियतें हैं। पहली बात तो ये कि ये चार्ज की मात्रा, उसकी स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों पर निर्भर करता है। और चूंकि ये एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर दिशा में जा रहा है तो उस पर बल 0 हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात पता है क्या है? अगर कोई चार्ज चुपचाप एक जगह रुका हुआ है यानी उसकी स्पीड 0 है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल लिटरली 0 होगा। मतलब चुंबक का जादू तभी असर दिखाता है जब चार्ज मूव कर रहा हो। आते हैं तीसरे हिस्से पर, चालक तारों पर बल। अब तक हम एक अकेले छोटे चार्ज की बात कर रहे थे। चलिए अब इसे रियल वर्ल्ड तारों पर लागू करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक सीधा तार है और उसमें करंट दौड़ रहा है। अब उस पूरे के पूरे तार पर कितना बल लगेगा? बहुत सिंपल है। असल में ये बल तार के अंदर दौड़ रहे उन लाखों करोड़ों छोटे छोटे चार्जेस पर लगने वाले लॉरेंस बल का ही तो टोटल है। इसे हम F = IL × B के रूप में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ I हमारा करंट है, L तार की लंबाई है और B वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है। हमारा चौथा सेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र में गति। बल तो लग रहा है,
ठीक है, लेकिन इसका असर कण के चलने के रास्ते पर कैसे पड़ता है? आइए ये देखते हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये बड़ा ही अनोखा है। ये हमेशा स्पीड की दिशा के एकदम लंबवत यानी परपेंडिकुलर धक्का मारता है। और क्योंकि ये 90 डिग्री पर लग रहा है, तो फिजिक्स के हिसाब से ये कोई वर्क नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पार्टिकल की स्पीड कभी कम या ज्यादा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा बदलती रहती है। अगर वेग और फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये बल पार्टिकल को गोल गोल घुमाने लगता है, बिल्कुल उस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो किसी पत्थर को धागे में बांधकर घुमाने पर लगता है। लेकिन रुकिए, सिचुएशन हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती। मान लीजिए अगर पार्टिकल का वेग मैग्नेटिक फील्ड के पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं है और उसका एक हिस्सा फील्ड की ही दिशा में है, तब क्या होगा? तब वो कण सिर्फ गोल गोल नहीं घूमेगा, बल्कि वो फील्ड की दिशा में आगे भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह। इस बेहद ही खूबसूरत से रास्ते को हम हेलिकल पाथ या कुंडलिनी गति कहते हैं। अब इसी स्प्रिंग वाले मोशन को समझने के लिए हम एक बहुत ही काम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, पिच या चूड़ी अंतराल। आसान भाषा में कहूं तो एक पूरा गोल चक्कर लगाने में कण आगे की तरफ जितनी रेखीय दूरी तय करता है, बस वही उसकी पिच है। जैसे पेचकोस से कोई पेंच कसते वक्त वो हर चक्कर के साथ थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, बायो-सावर्ट नियम। ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम सैद्धांतिक हिस्सा है। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट? लेकिन सवाल यह है कि कितना फील्ड बनता है, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी? यही एंट्री होती है बायो-सावर्ट नियम की। ये नियम हमें बताता है कि एक बहुत ही छोटा सा करंट का हिस्सा, जिसे हम आइडियल कहते हैं, वो अपने आसपास कितनी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये एकदम वैसा ही है जैसे स्थिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इस नियम का इस्तेमाल करके हम किसी भी अजीबोगरीब शेप वाले तार का कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। अगर हम इस बायो-सावर्ट नियम की तुलना हमारे पुराने कूलोम के नियम से करें, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। दोनों में समानता ये है कि दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी दूर जाने पर फील्ड कम हो जाता है, लेकिन अंतर भी गहरे हैं। कूलोम का नियम सिर्फ एक स्थिर चार्ज पर टिका है, जो कि एक स्केलर सोर्स है, वहीं बायो-सावर्ट एक वेक्टर सोर्स यानी करंट एलिमेंट की बात करता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल यानी कोण का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रखना चाहता हूं जिसने सच में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। जरा सोचिए, एप्सिलॉन नॉट जो स्थिर बिजली को कंट्रोल करने वाला कांस्टेंट है, और म्यू नॉट जो चुंबकत्व को कंट्रोल करता है, जब आप इन दोनों को इस फॉर्मूले में मिलाते हैं तो पता है रिजल्ट क्या आता है? प्रकाश की एग्जैक्ट स्पीड c, लिटरली। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि बिजली, चुंबक और प्रकाश वास्तव में कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही ब्रह्मांडी नियम के अलग अलग रूप हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। विज्ञान के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।